Hello everyone, I am Professor Rutuja Purohit and I welcome you all to Commerce Wave. आज का हम लोगों का टॉपिक है Doctrine of Res Subjudice and Doctrine of Res Judicata. These two doctrines are extremely important in Civil Procedure Code 1908. So आज हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले देखेंगे Doctrine of what is meant by the doctrine of res subjudice, which is defined under section number 10 of Civil Procedure Code 1908. So section 10 of CPC 1908 talks about this doctrine of res subjudice. What is this doctrine? Let us try to take an example and understand what does this mean. Example, there is a dispute over a property which was being rented. This property was being rented by Mr. X to Mr. Z. इस प्रॉपर्टी को रेंट किया गया था. Mr. Z used to pay rent of rupees 5,000 per month to X. बट अभी के इस पैंडमिक में, अभी के इस कोविड सिचुएशन में मिस्टर जेड को इस 5,000 रुपए के रेंट को बेयर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाने लगा था. Therefore, X has made a default. Z has made a default in payment. He has made a default in payment for 4 months. पिछले 4 महीने हो गए हैं कि Z ने X का जो रेंट है ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, मतलब कि कितना हो जाता है 4 महीनों के लिए 20,000 rupees. This rent is pending. He has not yet paid this rent. Therefore, what happens? Mr. X चला जाता है civil court में and he files a civil suit against Mr. Z for recovery of rent, for arrears of rent. He files a suit. So, सबसे पहले जो पार्टी कोर्ट में जाती है और सिविल सूट को इंस्टीट्यूट करती है, that party is called as, under civil law, that party will be called as plaintiff. And the person against whom the suit is being instituted is called as defendant. Plaintiff कोर्ट में जाके उसकी प्लेंट को सबमिट करता है. He submits a plaint, which is a statement in which he will state all the facts which are necessary to determine his rights. Defendant also submits a written statement to the court so as to make his points very clear to the court. All the facts which he discloses to the civil court in that document is called as WS, मतलब कि written statement. That is a written statement. Now, when the suit was going on in the year 2020 में ये सूट फाइल हुई थी. एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो डेट है 1 अक्टूबर को ये सूट फाइल हुई है और ये सूट फाइल हुई है अपने पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. पुणे के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सूट फाइल हो चुकी है 1 अक्टूबर 2020 को. अब होता ऐसा है कि मिस्टर जेड जो है, मिस्टर जेड वो रहने के लिए भले ही यहाँ पे था, लेकिन इस पैंडमिक में, इस कोविड सिचुएशन में वो चला गया है बॉम्बे उसके घर पे, एंड अभी वो है बॉम्बे में ही. तो वो कहता है कि मैं इतना पुणे वुणे क्यों आता रहूं,
वो क्या कर देता है, सेम सूट इसी टॉपिक के ऊपर वो सूट फाइल करता है. Z is going and filing a suit against X in बॉम्बे कोर्ट. बॉम्बे के कोर्ट में जाके ये सूट फाइल कर रहा है एक्स के अगेंस्ट, और वो क्या कह रहा है यहाँ पे, उसका भी जो क्लेम है वो यही है कि नहीं, इनफैक्ट मैंने इसको पैसे दे दिए हैं, मुझे कोई भी पैसे इसको देना बाकी नहीं है. इनफैक्ट जो मैंने रेंट पे रहने के पहले डिपॉजिट वगैरह पे किया है, मुझे ये डिपॉजिट जो है ये क्या चाहिए, रिफंड चाहिए. मुझे ये डिपॉजिट रिफंड चाहिए. अब आपको यहाँ पे ध्यान देके सुनना है. जो अपनी फर्स्ट सूट है, ओके, जो अपनी फर्स्ट सूट है, फर्स्ट सूट में एक्स फाइल द सूट अगेंस्ट जेड. मेन रीजन या सब्जेक्ट मैटर जिसको हम लोग कहेंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज अरियर्स ऑफ रेंट. जेड का भी यही कहना है, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर झगड़ा कर रहा है कि भाई अरियर्स ऑफ रेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था. इनफैक्ट यू हैव टू गिव मी योर डिपॉजिट बैक, the deposit which I have kept with you, you have to return that to me. अब देखना यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो दोनों भी सेम है. सब्जेक्ट मैटर इज सेम. द पार्टीज टू द सूट आर ऑल्सो सेम, बट Z has filed a suit, a second suit in another court over the same subject matter, that is in the Bombay court. अब ये जो दो सूट्स फाइल हो गए हैं एक ही समय पे अलग अलग कोर्ट्स में, तो यहाँ पे अभी कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट का क्या रोल रहेगा ऐसी सिचुएशन में. ये जो सेकंड सूट है, ये जो सेकंड सूट फाइल हुई है 1 दिसंबर 2020 को, इस सूट में कोर्ट कहेगी ठीक है, आप इंस्टीट्यूट तो कर सकते हो, आप सूट को फाइल तो कर सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ओके, you are not restricted from the institution of the suit, but your suit will not be tried. That is, it poses a bar. Okay, it is going to bar your trial. That is, it stops your trial. वो क्या कहेगा, ऐसा ही similar subject matter का केस पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू है ऑलरेडी, तो हम एक ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर सेम पार्टीज के बीच में हम लोग दूसरे कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते. इसलिए आपने भले ही सूट को फाइल किया है, लेकिन हम इसको ट्राई नहीं कर सकते हैं. एंड देयरफॉर they give an order of stay on suit. They will bar this trial, and what they are doing over here, they are saying we are going to put a stay on suit. और यही जो stay on suit है उसको हम लैटिन फ्रेज में क्या कहते हैं, it is called as res sub judice. It is called as res sub judice. So एक बार क्विकली देखते हैं res sub judice का मतलब क्या. It is stay on suits. This doctrine states that if there are two suits filed between same parties but at two different times and both the suits relate to substantially same matter and the previous suit is still pending in the competent court in India, then the court will put a stay on the subsequent suit until the previous suit is being decided. लेकिन ये डॉक्ट्राइन सिर्फ इंडियन कोर्ट्स में चलने वाले केसेस के लिए ही एप्लीकेबल है. दैट इज, this doctrine of res sub judice is not applicable to any suit. It is not applicable to any suit which is pending in a foreign court, which is pending in a foreign court, which is pending in a foreign court. यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मकसद क्या है, ऐसा डॉक्ट्राइन लाने के पीछे सीपीसी के सेक्शन 10 का मकसद क्या है. तो मकसद काफी क्लियर है, ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर. वी वांट टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम. टाइम इज मनी, टाइम इज मनी. तो यहाँ पे हम लोग कोर्ट का कीमती समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं.
Second is to avoid wastage of resources. डोंट यू थिंक ऐसे सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर दो अलग अलग कोर्ट्स में सेम पार्टीज के बीच में अगर सूट चलता रहेगा तो इससे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होने वाले हैं, बाकी कुछ नहीं. आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं. पुणे के कोर्ट में भी डिसाइड करना है, पुणे के कोर्ट में लॉयर को अपॉइंट करो, बॉम्बे में भी लॉयर को हायर करो, वहां पे उतना वक्त दो, डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस को प्रोड्यूस करो. So there will be hell lot of wastage of resources and we want to avoid this. Therefore, this doctrine. Third, the last point says to avoid conflicting decisions. We want to avoid conflicting decisions. देखना जज भी इंसान है. सो अगर पॉसिबिलिटी तो है, देखना पॉसिबिलिटी तो है कि पुणे में सूट फाइल हुई है, पुणे का जो जज है वो कुछ और जजमेंट देगा, बॉम्बे कोर्ट का जज जो है वो कुछ और जजमेंट देगा. पहले केस में अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि डिसीजन एक्स के फेवर में आ गया और ये जो सेकंड सूट बॉम्बे में चल रही है उसका जजमेंट अगर आ गया जेड के फेवर में, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि हमें सुनना किसका है, बॉम्बे कोर्ट का सुनना है या हमें पुणे के कोर्ट का सुनना है. So we want to avoid such conflicting decisions and therefore such suits are not allowed. Whenever there is a pending suit which is on the same subject matter or substantially same subject matter, the subsequent court will not entertain the suit. They will institute it, but they will bring a stay on that suit. They will bring a stay on that suit. So एक बार क्विकली कंडीशंस को देख लेते हैं कि इस डॉक्ट्राइन में क्या क्या कंडीशंस आना जरूरी है, इस डॉक्ट्राइन के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है उसको देख लेते हैं. टू सूट्स एट टू डिफरेंट टाइम्स. सो एक हमने देखा अक्टूबर में फाइल हुई है 2020 और दूसरी सूट जो है वो फाइल हुई है दिसंबर 2020 में. सो देयर वर टू सूट्स फाइल एट टू डिफरेंट टाइम्स. सेकेंड इज कि जो सब्जेक्ट मैटर है ना, मैटर समझते हो ना, मैटर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, वो कैसा है, सब्जेक्ट मैटर इज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम है. वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम है. मतलब अरे सब्जेक्ट मैटर जो है आपका अरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी, दोनों सूट में वही बात चल रही है. पार्टीज टू द सूट, अरे भाई पार्टीज टू द सूट भी सेम है, पार्टीज टू द सूट भी सेम है. फोर्थ कंडीशन इज दैट द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट is what already वो चल रही है. प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट इज स्टिल पेंडिंग. तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा इंतजार करो कि वो वाला कोर्ट आपको क्या जजमेंट देगा. So previously instituted suit is still pending in the court in India. And जिस किसी कोर्ट में ये केस चल रही है, that court is a competent court. That is the court in which this previous suit is going on. Na? The court in which this previous suit is going on, they have jurisdiction. तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि उस पर्टिकुलर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उनको अथॉरिटी ही नहीं है टू डिसाइड दिस केस, ऐसा भी कुछ नहीं है. द कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन, इट इज अ कंपीटेंट कोर्ट. एंड लास्ट पॉइंट है कि पेंडेंसी ऑफ केस इन फॉरेन कोर्ट डज नॉट अट्रैक्ट दिस डॉक्ट्राइन. फॉरेन कोर्ट में अगर कोई भी सूट चल रही है तो उसको ये डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं होता है. This doctrine is not applicable, not applicable to suits which are going on in the foreign court. So I hope this concept is clear to everyone. If yes, do comment and let us know if you've understood this very, very important concept of res sub judice, which is from Civil Procedure Code, Thank you so much everyone for watching this video, and do like, share, subscribe our channel. Thank you so much.